सर ऐसी भी कोई जानकारी या शोध आपने कभी किया हो जिसमें आपको उज्जैन से जुड़े जो राजवंश है या जो पात्र हैं उनका पता चला हो, लेकिन जो इतिहास की मुख्य धारा है उसमें उनका नाम ना आया हो या उन्हें वो जो सम्मान है वो ना मिला हो? ऐसे कई राजवंश है छोटे बड़े और कई राजा हुए हैं जिनके सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनके शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिनको इतिहास नहीं जानता है। तो हमने उसके ऊपर एक अलग किताब लिखी थी, इतिहास के नए पन्ने। तो उसमें सारी चीज़ें आई है। जैसे एक यहाँ पर शिलालेख, खंडित शिलालेख मिलता है कि द्रोण वंश का एक राजा था विजय करके, उसने यहाँ पर तुरुष्क जो थे, उन तुरुष्कों से, विदेशी से तुरुष्क, उन लोगों से युद्ध किया था, उनको पराजित किया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक सिक्का मिलता है, मदन रथी, रथ चलाने में और रथ से युद्ध करने में दक्ष हो, महारथी जैसे होता है, तो इस तरह से वो रथी था। मदन जो था, इसका उल्लेख एक स्कंद पुराण के ही एक अंश में मिलता है, जहाँ उसके समय में गुणाढ्य नाम का एक कवि हुआ था और गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में जो व्रत कथा लिखी थी, उस व्रत कथा के बहुत सारी कथाएं प्राप्त, उसी व्रत कथा में सबसे पहले विक्रमादित्य की कथाएं प्राप्त होती है। और ये विक्रमादित्य के उत्तर काल का समकालीन है ना। जैसे हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग होता है और उसके जो युवक होता है कोई, इतना उस तरह का अंतर था। उसने पैशाची भाषा मतलब प्राकृत का एक तरीका, एक रूप है। प्राकृत कई तरीके, लोक भाषा थी, प्राकृत लोक भाषा थी। जैसे हमारा महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी बना, गुर्जर प्राकृत से गुजराती बना। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अवंती प्राकृत से, अवंती प्राकृत जो थी उससे माली बना। तो इस तरह से ये भाषाएं हैं। तो उस तरह से पैशाची भाषा थी, मतलब पिशाचों की भाषा। तो ये पैशाची, उसके शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि वो जो था धार जिले के और बड़वानी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पैशाच तीर्थ था और उस तीर्थ में भूमि दान दिया गया था। तो ये जो भूमि दान दिया गया था, उस उल्लेख से ज्ञात होता है कि वहाँ तो वो पैशाची भाषा वहाँ थी। मतलब ये कि भीली भाषा जो है उसका मूल जो है वो पैशाची भाषा है।